କୁହାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में
और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे।
भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए
खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज अपना नियम 377 के अधीन मामले उठाने हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना प्रस्तुत पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave that the bill to give effect to the financial proposal of the central government for the financial year 26-27 be taken into consideration.
आप कुछ बोलना चाहते हैं ब्रीफ में? ना श्री अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब, मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो साधन है जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा के सामाजिक, आर्थिक और सारे मुल्क की जितनी जरूरतें होती हैं उनको पूरी करने की कोशिश करती है। तो फाइनेंस बिल का जो पर्पस है वो बहुत वाइड है, इसलिए इसका जो एग्जामिनेशन होना है, जो बात होनी है, वो भी बहुत व्यापक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अभिभाषण रखिछंती। पश्चिम एशिया रे मध्य प्राच्य जो युद्ध चली ताहा चिंताजनक। प्रधानमंत्री मोदी निज अभिभाषण समय संबोधन रखी किछि एभली कहते अनेक तथ्य रखिछंती। भारत वर्तमान समय केमिति वर्तमान परिस्थिति को मुकाबला करुछि, ता सहित मध्य प्राच्य जो देश गुड़िकर युद्ध चली से सब देश गुड़िकर जो भारतीय माने रहुछंती सेमानकर सुरक्षा कथा को नहीं सरकार केते चिंतित ए बाबद मध्य तथ्य रखिछंती। प्रधानमंत्री मोदी कहते कि आज पश्चिम एशिया जो स्थिति चली से बाबद निज अभिभाषण रखिछंती एवं ये स्थिति चिंताजनक रही निजे कहते। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध द्वारा प्रभावित होता देश मान सहित भारतर व्यवसाय जड़ित रही एवं प्रभावित देश मानक प्राय 1 कोटी भारतीय रोचंती जो केंद्र सरकार चिंता कर मोदी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते 1 दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं।
वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख। प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण रखिछन्ती आज संसद रे एवं मध्यप्राच्य चलता युद्ध स्थिति भितर प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण रखिछन्ती। भारतर आभिमुख्य को स्पष्ट करिसेंती केमिति मध्यप्राच्य वा पश्चिम एशिया चलता युद्ध चिंताजनक। ए बाबद में कहते ता सहित जो भारतीय माने रहिछन्ती सेमानक प्रति सरकार केते चिंतित। ये प्रभावित देश मान भितर पाखापाखि 1 कोटी भारतीय रहुथिबा कथा कहते। अनेक भारतीय नाविक एवं भी गभीर समुद्र भितर फसी रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे जेहेतु जहाज जीवा आसवा करूना युद्ध आरंभ पर से भारतीय माने सेठी फसी रही। सबु भारतीयों को सहायता दि जाउछि। 24 घंटा हेल्पलाइन खोला अछि। हॉर्मुज प्रणाली दे जहाज आसवा एवं कष्टकर होइछि, जोथिपाई घरोई एलपीजी को सरकार अधिक गुरुत्व दौरान। जोगान जेहेतु सठिक भाव में ना स्वाभाविक ना, तेणु एलपीजी जी परिमाण गच्छित अच्छी ताकू केमती अधिक मात्रा घरोई क्षेत्र में व्यवहार कर प्रधानमंत्री मोदी एक कथा कहते कि सरकार केते गुरुत्व देइछन्ति। मो सहित प्रज्ञा परमिता पत्री जोड़ी होइछन्ति मो सहयोगी। प्रज्ञा, आज प्रधानमंत्री अभिभाषण रु स्पष्ट भाव में जनापड़ी कि वर्तमान मध्यप्राच्य चलता युद्ध स्थिति को नहीं सरकार केते चिंतित एवं सरकार केमिति वर्तमान परिस्थिति को मुकाबला करुछन्ति। प्रज्ञा, देखु प्रधानमंत्री मोदी आज संसद को संबोधन कले।
संबोधन करके गोटे पर गोटे वर्तमान युद्ध स्थिति को लेकिन अनेक कथा रखिले। कृषक वर्ग वर्तमान सरकार कौन करुँच, जो पिला वर्तमान मध्यप्राच्य में फसी सरकार कौन करुँच, जो पेट्रोल डीजेल जहाँ को लेकिन वर्तमान अनेक आलोचना होची, संकट देखा दूसरी ताकू लेकिन भी बयान रखिंट। जदि गोटे पर गोटे आलोचना करवा उदित, प्रथम प्रधानमंत्री मोदी सूचाइले आ समान कथा दर्शाइले और कहले जे वर्तमान मध्यप्राच्य युद्ध स्थिति वर्तमान सारा विश्व में वर्तमान ये गोटे चिंताजनक और गंभीर स्थिति उपजी और ये युद्ध देशर अर्थात विश्वर अनेक देश में वर्तमान देशर जो अर्थनीति अच्छी नकारात्मक प्रभाव पड़ानी और एथि सबू देश गुड़िक वर्तमान चिंतार अच्छा। जो भारत परिप्रेक्षी कथा कहगला, भारत वर्तमान कौन कौन कला युद्ध प्रथम से बयान रखी जमी कहते 3.5 लाख अधिक भारतीयों को सुरक्षित फेरई अणाई। प्रथम ईरान भी अनेक लक्षाधिक लोक फेराई युद्ध आरंभ हवा पूर्व ही विभिन्न प्रकार एडवाइजरी माध्यम माने बैक टू बैक समय एडवाइजरी जारी करके भी अनेक अच्छा भारतीय जो मैंने कि मध्यप्राच्य देश में फसिकी अच्छा और समय समय सहित साहाय्य दि जाऊँगी, एडवाइजरी जारी कराऊँगी, कंट्रोल रूम खोलाई एवं जहाँ आवश्यकता पदक्षेप हो पार व्यवस्था कराऊँगी। तो ये मध्यप्राच्य देश में लोक मैंने फसीवाई जो लोक मैंने फसी बयान रखिले। जदि आम आसवा जो वर्तमान पेट्रोल और डीजेल कथा अच्छी ताकू नहीं बयान रखिले जे वर्तमान देश में पेट्रोल और डीजेल को लेकिन स्थिति स्वाभाविक अच्छी। वर्तमान हूँ 40 रु अधिक देश आमर हूँ देश को वर्तमान हूँ अशोधित तेल आसी था और मुख्यतः 27 देश अशोधित तेल भारत को आसी है। तो वर्तमान भारत सरकार विभिन्न देश सहित कथबार्ता करुँच, आलोचना करुँच अधिक तेल केमती आमदानी करेंगे अशोधित तेल ताकू नहीं वर्तमान भी आलोचना जारी रखिंट। सेपटे एलपीजी को लेकिन भी बयान रखिले और कहले जे देश में पाखापाखि 60% एलपीजी कहीपर जो एलपीजी रही सी आमदानी होता है। तेणु वर्तमान आमदानी अधिक निर्भर कर वर्तमान टी समसामयिक चिंतार विषय पलटि कि तथापि भी आम पाखे अनेक परिवार में सबकि सिस्टम वर्तमान एक्टिव अच्छी मौजूद कराई। वर्तमान घरोई संस्था गुड़िक भी अधिक उत्पादन कहगला और सेपटे जो अशोधित तेल को लेकिन कहते हैं वर्तमान रिफाइनरी जो अच्छी जमी आम जानते जामनगर हूँ सबुठ बड़ रिफाइनरी अच्छी भारत, तो से सबू जगह को वर्तमान कहुई अधिक अधिक परिमाण में उत्पादन बढ़ाई रिफाइनरी करके जिनस बाहर करने सेपटू विभिन्न देशरू जमी अशोधित तेल केमती भारत में पहुंचो से नहीं भी व्यवस्था कराऊँगी। सेपटे हरमुज स्ट्रेट को लेकिन भी बयान रखिंट वर्तमान हरमुज स्ट्रेट को बंद रखा ये उचित नुहे बोली प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते। द्वितीय कथा कहते आलोचना माध्यम ये युद्ध स्थिति में भी जहाज भारत को पहुंची आम देखी केमती नंदा देवी और शिवालिक आसी पहुंची परवर्ती समय हूँ एलपीजी जहाज सी भी पहुंची हूँ मैंगलोर में। तो वर्तमान युद्ध भितर भी आलोचना चली और आलोचना माध्यम अनेक जहाज को अणा जाऊँगी केवल ईरान मध्यप्राच्य देश गुड़िक नुह अलग देश भी वर्तमान तेल पहुँचुची भारत को एक कहते और आश्वासना देते वर्तमान चिंतार कौन से विशेष आवश्यकता ना कि आउ एक कथा बड़ कथा प्रधानमंत्री कहते जेहेतु युद्ध चली यार प्रभाव टी लंबा दिन पर्यंत पड़ पारे जो कि आम समस्त को वर्तमान एकजुट रही आवश्यकता अच्छी, सतर्क रही आवश्यकता अच्छी। तेणु वर्तमान यही समय आम समस्त एकजुट रहा एकजुट रही ये जमी कोरोना बेले जमी कोरोना को मात देलु सेमती वर्तमान कठिन समय को भी आम एकजुट रही एकाठी रही मात दे पारिबा बोली संबोधन करछंती। द्वितीय कथा आउ कहते कौन कृषकों को लेकिन चिंता प्रकट कराउथला, सार को लेकिन यूरिया सार को लेकिन जो चिंता प्रकट कराउथला कारण आगु रबी आसुची खरीफ सीजन आसुची। तो सेति भी प्रधानमंत्री मोदी कहते 6टी अधिक यूरिया प्लांट को वर्तमान एक्टिव सेठू उत्पादन को बढ़ाई दिखाई और सेपटे कृषकों मानक लाभ केमिति पीएम कुसुम योजना माध्यम केमिति पावर प्लांट पंप गुड़िक केमिति जोगे दिखाई सोलार पंप 22 लाख अधिक सोलार पंप कृषकों को जोगे दिखाई जद्वारा डीजेल उपर निर्भरशीलता वर्तमान कमी। तेणु कृषकों स्वार्थ को दृष्टि रखिकी यूरिया उत्पादन को बढ़ा ता प्रति भी सरकार वर्तमान चिंता माने सरकार ताकू देखुं। तेणु कृषकों सुरक्षा कृषकों स्वार्थ को दृष्टि रखिकी जहाँ संभव होची सरकार करुँच आश्वासना देछंती। पेट्रोल डीजेल वर्तमान स्थिति स्वाभाविक अच्छी आश्वासना देछंती। और द्वितीय कथा पुणी आउ गोटे कथा कहते आगामी समय खरा दिन आसूची आ खरा दिन आसिले बिजुलीर आउ शक्तिर अधिक हूँ डिमांड रही है आवश्यकता रही है और से तार विकल्प भारत पूर्व भी करने आरंभ कलानी जमती हूँ पीएम सूर्यघर माध्यम हूँ सोलार पैनल बंटा जाइए सोलार लाइट माध्यम केमती हूँ घरे आलोकीकरण हो पार केमती
विद्युत उपर बर्तमान केमती होची ये चाप कमिबो सेने की मध्य होची पीएम कुसुम पीएम सरकार के मध्य जो सोलार पैनल पूर्व ही बंटन कराई तेणु एक कथा को मध्य से प्रायोरिटी देछंती जे खरा दिन आसुतबारु आगो बिजुली को नेकी मध्य डिमांड बढ़ी पारे सेति एबेठु ही जेमती होची नवीकरण योग्य ये मध्य सोलार जेमती हमर विंड एनर्जी अछि ताटु मध्य उत्पादन करिया पई चेष्टा जारी रही तेणु विभिन्न सेक्टर को नेकी गोटे पर गोटे पर्यायक्रमे प्रधानमंत्री मोदी तथ्य रखिथिले आ जदि हमें पूरा जदि सबु ओवरऑल तांकर जो है से अभिभाषण रखिले ताकू जदि समरी कहि गोटे वाक्य कहबा जे वर्तमान देशर स्थिति वर्तमान चिंताजनक नुहे कोनोसी चिंता करबार आवश्यकता नहीं सरकार अलर्ट अछंती सरकार सबु जिंस वर्तमान देखरेख करूछंती वर्तमान स्थिति स्वाभाविक अवस्था रे रहिछि किंतु हां गोटे कथा कहिले जेहेतु यार प्रभाव लंबा समय पर्यंत पड़ी पारे तो से आमे समस्त एकजुट रहिबा आ कला बजारी उपरे मध्य विशेष ध्यान देबा पई सबु राज्य गुडी को निर्देश भी दैछंती संसद थाई कि जेमती कला बजारी ए समय अधिक देखा दै थाई जेमती कला बजारी न हुए सबु राज्य माने अलर्ट रहतु आ जदी कोउठ भी खबर आसुची कला बजारी हबार जेमती हम देखुछंती गैस रे भी केमती कला बजारी आरंभ हो गलानी तो जदी कला बजारी मध्य होउची तो सेथि रे भी तुरंत एक्शन नेबाकू सबु राज्य गुडी को प्रधानमंत्री मोदी निर्देश दैछंती तो ये गुटे कहि परिबा जे समरी हम कहि परिबा प्रधानमंत्री मोदी कर जे चिंता करंतु नाही सरकार अलर्ट अछंती द्वितीय कथा कहउछंती स्थिति वर्तमान पई स्वाभाविक अछि प्रभाव लंबा हेई पारे सेति हमको एकजुट रहिबार आवश्यकता अछि आ कला बजारी करबारु निवृत्त रहिबार अछि एक कथा प्रधानमंत्री मोदी कहले तो ये तांकर पूरा अनेक समय जो थला अभिभाषण तादर हम एई सारांश में भाग कर परिबा उदित प्रज्ञा ये तो थिला देशर मुकाबला केमिति हेछि बा भारत वर्तमान युद्ध परिस्थिति कौन आभिमुख्य रखिछि एवं केमिति जो जोगान प्रभावित होइछि ताकू मुकाबला करा जाय परिछि भारतीय मानकर सुरक्षा कथा केते चिंता करिसेंती सरकार से बाबद मध्य कहउथिला एवं केते आत्मनिर्भरशील वर्तमान समय हबार अछि तार आह्वान केते रहिछि बाबद मध्य कहउथिले किंतु युद्ध को नै पुणी थरे समान कथा कहिसेंती कि आलोचना जरिया रे सब किछि संभव तेनु पुणी थरे प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर मध्य गुरुत्व दैछंती कि जदि आलोचना हुए ताहले ए युद्धर समाधान बाट बाहरिया दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा आपनकर सूचना पाई। प्रज्ञा पारमिता पत्री मोर सहयोगी न्यूज रूम मो सहित जोड़ी होइतिले अधिक सूचना विषय देउथिले। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं
और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। आप शुणुते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखी किस समय पूर्व संसद में मो सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र जोड़ी। ग्रुप कैप्टेन महापात्र आपको स्वागत। आलोचना को आज प्रथम करी मध्य प्राच्य चलता युद्ध विषय प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण रखिंट बाबद कौन कहुपे आम सहित संजीव महापात्र किस समय जोड़े आम जोगाजोग करुच्छू सहित ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र आम सहित जोड़े खूब शीघ्र। तेबे प्रधानमंत्री मोदी आज अभिभाषण रे सीधा सीधा यह बारी ही पड़ूला कि युद्ध मध्य प्राच्य चली प्रभाव पूरा विश्व उपर पड़ी जेहेतु जो जोगान रही इंधन तैल और गैस जो जोगान रही मध्यप्राच्य व्यापक भाव में ताहा बाधाप्राप्त होइछि किंतु तार मुकाबला पाई कौन सबू पदक्षेप वर्तमान पर्यंत भारत सरकार तरफ आगामी दिन में जिते यह स्थिति बुझे ताकू आखि आगे रखी कौन सबू विकल्प व्यवस्था अपना पारे कौन कौन आह्वान रही प्रधानमंत्री मोदी आज निजर अभिभाषण समय रखुले ता भितर सबु बेले जो जो जगार ये अशांति विश्व में जो जो जगार ये युद्ध परिस्थिति उपजी भारतीय मानकर सुरक्षा को नहीं केते चिंतित अच्छा सरकार ए बाबत प्रधानमंत्री मोदी कहते पाखापाखि 1 कोटी लोक ये मध्यप्राच्यर विभिन्न प्रभावित देशगुड़िक रही सुरक्षा उपर गुरुत्व देते सरकार। संजीव महापात्र आम सहित रही ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र। ग्रुप कैप्टेन महापात्र मुझे जानवा चाहिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण शुणी मोटामोटी भाव में आपण केमिति देखुछंती कारण प्रथम करी प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्राच्य युद्ध विषय जितेबाला संसद रे अभिभाषण रखुछंती भारतर आभिमुख्य वर्तमान पर्यंत किभଳି रही केमिति वर्तमान स्थिति को मुकाबला करुछि तार एक विस्तृत तथ्य उपस्थापन करिसेंती मोदी। एक्जाक्टली देखो ये लास्ट 28 तारिख पर आज होगा 23 तारिख पर्यंत प्राय 24 दिन युद्ध होगा एवं युद्ध गोटे निर्णायक स्टेज जदि पहुंची गलानी बर्तमान आम जाने ये युद्ध अल्टीमेटली शेष कौ भाव में शेष हम एवं समग्र विश्वर आर्थिक अवस्था वर्ल्ड जो कमोडिटी मार्केट कमोडिटी माने जो द्रव्य जो विक्रय हुए तार कमोडिटी मार्केट उपर समग्र विश्वर तैल बजार उपर एवं ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर उपर यार गोटे बहुत बड़ प्रभाव पड़ साराणी आम देखुचे जो आंतरिक माने आंचलिक जो सुरक्षा से पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट रे आउ गोटे जो कन्फ्लिक्ट बड़ धरण कन्फ्लिक्ट बोली कहुच्छी जो गोटे इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस क्रिश्चियन वर्ल्ड तेणु तार प्रभाव एवं भारत में बहु संख्यक बहु प्रकार धर्मर लोक जो अच्छा प्रभाव पड़ुछि ये सब उपर मोदी जो भाषण थिला विरोधी दल पर दाबी हो आसला प्रधानमंत्री निश्चित गोटे स्पष्टीकरण रखु और आज विलंब हो पचे मुझे अंतत आउ किछ दिन पूर्व हुए ये भाषण देते भल होता किंतु प्रधानमंत्री मोदी जो राष्ट्र नेता सुलभ भाषण और से प्राय सब जिन से टच कर कभर कर सारे मुझे केवल ये कहबी जे आमर भारत पक्षर जो कनसर्न प्रकाश किंतु आमर देशवासी को आश्वासन दि जाइए जे भविष्य जो संकट अच्छी भारत ताकू निश्चित भाव दृढ़ भाव में सम्मुखीन हम और आगू जहाँ भी माने अनसर्टेनिटी बा द्वंद्वमय समय आसो ताकू भारत निश्चित भाव फेस कर
प्रथम देखा आम तैल एनर्जी सिक्यूरीटी पे आम कहला आम भारत केते प्रकार केते रिजर्व अच्छी एवं आम कौ रिजर्व बढ़ाई चाहूँ हे तो $3.5 मिलियन टन रिजर्व अच्छी आ 6.5 मिलियन हम बर्तमान प्राय 45 ରୁ 60 दिन पर्यंत बोली कह जाऊँगी हूँ तो आम से 3 मास पर्यंत आम ऑयल रिजर्व रखिपर सो दैट भविष्य में जदि ये नहीं कि तैल संकट गोटे सृष्टि हुए ताहले अंतत भारत से तैल संकट बुझुझापी अंतत आम पाखे यथेष्ट समय रही गैस रो आसूची मुख्य आम एलएनजी आम मुख्यतः कटार रू आणुले बर्तमान भारत आ गोटे डाइभरसिफाइड सोर्स बर्तमान गैस आनिब जहाँफल कि भविष्य में एलएनजी गैस रो समस्या न हो तृतीय कथा है गैस यूरिया और सार उपर बहुत प्रभाव पकई थाए ताकू बर्तमान कौ भाई भाव में प्रतिहत करपर से भारतीय मैंने अच्छा सुरक्षा कथा कहुई और भारतीय अर्थनीति गोटे बड़ अंग और से पाखु आसुवा जो प्रत्यर्पण होता माने रिपार्टिशन जो माने जो पैसा आसुची सेटा मतलब भारतीय अर्थनीति उपर बड़ प्रभाव पकाउची तेणु सेटा को केमिति मेंटेन करिवो एवं प्रत्येक गल्फ कंट्री सहित आमर जो प्रकार संपर्क रही अतीत को केमिति आगु हम बजाय रखिबा पर्टिकुलरली दुबई है यूएई बहरीन कतार साउदी अरब ये प्रत्येक अंचल पर ईरान सहित बहुत भल संपर्क रही इराक सहित रही कुवैत सहित रही माने मोर देन 70 लाख कह 1 कोटी पाखापाखि भारतीय बर्तमान से काम कर संकट पड़े कौ भाया आम से इभाकुएट कर आम पाखे कौन प्लान अच्छी से विषय कहुई एंड ओवरऑल भारत जो वर्तमान जो विश्व में आम चतुर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और वर्तमान आम तृतीय लार्जेस्ट इकोनॉमी हवा जाऊँ तेणु एभली परिप्रेक्षी रिजनल माने जदि गोटे संकट सृष्टि हुए ताले भारत से कौ प्रकार भूमिका आगु को प्ले कर बड़ बड़ देश मानक भाव में प्रवर्तन साहाय्य कर कौन प्रकार गोटे संकट कि युद्धकालीन स्थिति यदि सृष्टि हुए ताले भारत केमितिया मध्यस्थता कर से संपर्क बाहरी आसव से संपर्क में जोग दब ये नहीं मोदी जी भाषण निश्चित भाव समग्र देशवासी गोटे बड़ आश्वासनार विषय अंततः वर्तमान जहाँ जना पड़ी आउ किसी दिन भितर मोर जहाँ आकलन अवश्य भविष्यवाणी भविष्यवाणी भूल हमारी संभावना रही किंतु आउ बेसी दिन नुहे ये युद्ध निश्चित भाव में सर आज आप देखिए 2-3 दिन भितर किसी गोटे बड़ धरण आक्रमण हम ईरान तरफ कहुई आम हरमुज प्रणाली बंद करदेबू किंतु ईरान वर्तमान दम्भक्ति और आस्फालन करुच्ची आम भल भाव जानी ईरान पाखे आ शक्ति ना तेरे से पुणी थे जो कम कर काम ही करेंगे से बर्तमान निजक आत्महत्यार गोटे पंथ बाछि नहीं तेणु से अंचल सबू मित्र राष्ट्र मानक आक्रमण करके समग्र विश्वर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा कर आगू करेंगे किंतु ता सत्वे मुझे निश्चित भाव कार्य हम और यूएसए और इस्राएल निश्चित भाव विजय लाभ करेंगे तेज वर्ल्ड ऑर्डर कौ वर्तमान परिस्थिति रे ये जो युद्ध चली प्रभाव केते पड़ी ये प्रभाव आहरी लंबा समय पर्यंत पड़ पारे ए बाबद प्रधानमंत्री मोदी निज अभिभाषण उल्लेख कर बहुत धन्यवाद संजय महापात्र ग्रुप कैप्टेन संजय महापात्र प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित रही अधिक आलोचना विषय पर किया गया ऐसे ही डीएपी और एनपीके के बुलेटिन